हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपना ये 11th का जो चैप्टर है हमारा दंड आरेख, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो जिसने भी देखी होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो वीडियो में ये चैप्टर अपलोड हो चुका है अभी तक। तो दंड आरेख क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा, दंड आरेख के प्रकार। और इसके जो प्रकार होते हैं वो टोटल हमें 6 टाइप्स करने हैं, जिनके हमें डायग्राम बनाने भी सीखने हैं। तो एक एक अगर हम करें तो सबसे पहला जो था आपका वो है सरल दंड आरेख, जिसको हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। और जो ये सरल दंड आरेख है ये 2 टाइप से बनता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मैंने बताया था एग्ज़ाम में जो भी अगर लिखा है वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बोला है तो हॉरिजॉन्टल बनाओ। कुछ भी अगर एग्ज़ाम में गिवन नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है कि सरल दंड आरेख बनाना है, तो हमेशा हम वर्टिकल ही बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर आता है आपका सेकंड बहुगुणी दंड आरेख, और थर्ड था आपका उपविभाजित दंड आरेख। आप देख रहे हैं, तो ये सेकंड और थर्ड जो हम डायग्राम है इसको हमने पार्ट 2 में सीखा था। ठीक है, क्या मतलब होता है, कैसे डायग्राम बनता है, ये हमने पार्ट 2 में कंप्लीट किया था। अब ये पार्ट 3 चल रहा है, इसमें हम इसका 4th पॉइंट कंप्लीट, 5th एंड 6th तीनों पॉइंट हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि दंड आरेख के क्या क्या कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत दंड आरेख। प्रतिशत दंड आरेख वह दंड आरेख होता है जिसमें किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। मतलब कोई भी अगर हमें डाटा दे रखा है, जैसे मान के चलो हमने ईयर्स में डिवाइड कर दिया कि 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23, ऐसे हमने 3 ईयर ले लिए। हमने देखा 20 से 21 में आर्ट्स के कितने स्टूडेंट्स थे, कॉमर्स के कितने थे, साइंस के कितने थे। ऐसे ही फिर हमने 21 से 22 में देखा, 22 से 23 में देखा, तो हमने अलग अलग डाटा हमने देखा। तो जब उस डाटा को हम क्या करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे डायग्राम पर, तो वो कहलाएगा आपका प्रतिशत दंड आरेख। तो देखिए कैसे करते हैं। प्रतिशत दंड आरेख के लिए ये क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ है फैकल्टी सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे फैकल्टी में मतलब कि आर्ट्स के हैं बच्चे, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, लॉ के हैं। ये ईयर हो गए हैं 16 से 17। यहाँ पर इस ईयर को आप ये कर लें 17 to 18, और ये हो जाएगा 18 to 19, ये ईयर हो गए। ठीक है, और ये बता दिया इस ईयर में आर्ट्स के इतने बच्चे थे, साइंस के इतने, कॉमर्स के इतने, लॉ के इतने, ऐसे इस ईयर में और इसमें। तो अब सबसे पहले देखिए, परसेंटेज बार डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले एक टेबल रेडी करनी पड़ेगी। उस टेबल को देखते हुए फिर हम अपना ये क्वेश्चन को जो डायग्राम है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो इसकी टेबल होती है वो कैसे बनती है, वो मैं आपको सबसे पहले इसका अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले हमने लिख लिया फैकल्टी। ठीक है, अब जो ये फैकल्टी है ये हमने यहाँ रखा, और देखिए इस फैकल्टी में क्या था, जो ईयर था सबसे पहले क्या था, 16 to 17 ईयर था। नेक्स्ट जो ईयर था 17 to 18 था, एंड नेक्स्ट जो था वो था 18 to 19। ठीक है, तो इस तरीके से जो थे ये ईयर आपके गिवन थे। अब फैकल्टी में यहाँ पर तो हम नाम लिख देंगे सब्जेक्ट्स के, लेकिन इस कॉलम को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और क्या क्या निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए फैकल्टी में क्या क्या था,
उसको हम अभी लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दिए हुए थे आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद नेक्स्ट कॉलम में हम क्या निकालेंगे, इसी परसेंटेज वाले कॉलम का कॉम्युलेटिव निकालेंगे। ठीक है, सेम ये 16 से 17 में हमने जो 3 कॉलम्स रेडी किए हैं, सेम यही आपको 17 से 18 वाले ईयर में करने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज, और फिर क्या था ये, कॉम्युलेटिव परसेंटेज। यही सेम चीज़ हमें करनी है ईयर 18 से 19 में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज, कॉम्युलेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमें फैकल्टी गिवन थी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फैकल्टी में सबसे पहले ये देखिए, ये रहा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ। हम यहाँ लिख लेते हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ। ठीक है, ये देखिए ये फैकल्टी हो गई, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 16 से 17 ईयर में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1200, 800, 400 एंड 300। ये था आपका। ओके, यहाँ का भी हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस ईयर का भी मैं लिख देती हूँ, 1100, 1500 और ये 400। इतना लिख लेते हैं अभी, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले हमें इस ईयर को लेके चलना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यहाँ आप लिखेंगे टोटल। क्या लिखेंगे, टोटल। ओके, अब इस टोटल में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल है कितने वो काउंट कर लो। 1200 और ये 8 कितना हो गया, 2000, और ये 700 और, तो हो गया 2700, 2700 इसका टोटल हो गया। अब आपको हर डिजिट का, आर्ट्स के बच्चों का अलग परसेंटेज निकालना है, साइंस का अलग, कॉमर्स का, लॉ का अलग। परसेंटेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, आपको आता होगा। अगर हमें आर्ट्स का निकालना है तो आर्ट्स के बच्चे कितने हैं, 1200, तो जो हैं वो ऊपर रख देते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाय हमेशा टोटल रखा जाता है, डिवाइड में हमेशा टोटल। तो टोटल कितना है, 2700, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे, ये कट हो गया, 0 से 0 ये कट हो गया। अगर आप इसको किससे काटेंगे, 3 से। ठीक है, 3 निम 27, 3 चौक 12, डबल 0। अब 9 को सीधा सीधा 400 से डिवाइड कर दो। देखो बताती हूँ, पॉइंट में आएगा। 9 चौक 36, 4 रह गया, 9 चौक 36, फिर 4 रह गया, पॉइंट लगा के अगर 0 लगाओगे तब भी 9 चौक 36 आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, पॉइंट में नहीं लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है। यहाँ पर जो अगर ध्यान रहे आपको हमेशा, जैसे ये है 44.4, पॉइंट के बाद वाली डिजिट देखना, अगर 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो उसको छोड़ देंगे, हम एग्जैक्टली क्या ले लेंगे, यहाँ पर 44 ले लेंगे। आया समझ में। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 लिखा होता या 5 से बड़ा नंबर 6, 7, 8, 9 होता तो उसको हम 1 मानते हुए 44 में 1 ऐड कर देते तो हम 45 ले लेंगे, ताकि हम पॉइंट से बच सकें, इसलिए ऐसा आपको करना है। ठीक है, अगर 5 से कम है तो उसको इग्नोर करते हुए जो नंबर लिखा है वो ले लेना।
अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है तो उसमें इस वाले नंबर में 1 ऐड कर देना, ठीक है। एक और बताती हूँ, 800 है, ओके। 800 डिवाइडेड बाय 2700, क्योंकि ये 800 का परसेंटेज निकालना है, अपॉन में हमेशा यही वाला टोटल आएगा, इनटू में 100, ये कट गया आपका, ठीक है। अब इसको काटेंगे किससे, या तो आप इसको 27 से सीधा सीधा ही डिवाइड कर दो, काटो मत, 27 को डिवाइड कर दो किससे, 800 से, ठीक है। तो 27 को अगर आप करोगे तो 3 पे अगर हम करते हैं तो 81 ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। 27 दूनी 54, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2 और 0। अब ये देखिए ये 9 से जाएगा, है ना। 27 को अगर हम 9 से करके देखते हैं, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243 आ गया, कितने पे, 9 पे 243। तो 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गए 1, 17 इसका रिमेनिंग है। अब पॉइंट लगा के आप 0 लगा लो, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 लगा लो। इसको रफ कर देती हूँ मैं यहाँ का, जब पॉइंट लगा के 0 लगाया, अब ये देखो 27 के बाद ये कितने से जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। 6 से और करके देख लो इसको, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है भाई। 6 से जा रहा है ये, कितना, 162। बस पॉइंट के बाद सिर्फ आपको 1 डिजिट तक निकालना है। तो आपने देखा 29.6 आया, तो मैंने बताया पॉइंट के बाद अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो उसको 1 मानते हुए ऐड कर देंगे, तो 29 में 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, नंबर 30। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये सारी जो डिजिट्स हैं वो कंप्लीट करनी है। तो ऐसे ही मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो सॉल्व करके जब आप करोगे ये 15 नंबर आएगा, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाय 2700 इंटू में 100, ओके। ऐसे ही 300 डिवाइडेड बाय 2700 इंटू में 100, तो आपका ये 11 आएगा। और आप एक चीज़ और देखें कि ये आपने सही निकाला है या नहीं, तो इसका जो टोटल है वो हमेशा 100 ही आता है, ठीक है। कैसे, जो ये परसेंटेज आपने निकाली है इसका यहाँ पे कॉम्युलेटिव करेंगे। कॉम्युलेटिव मतलब हम ऐड करते जाएंगे। कैसे, पहली डिजिट सेम रहेगी 44, 44 में 30 ऐड कर दो, कितना आएगा, 74, ठीक है। 74 में 15 ऐड कर दो, ऐसे करके क्रॉस में ऐड कर रही हूँ मैं, है ना। 89, 89 में 11 और ऐड कर दो, 100 आ गया। तो इसका मतलब आपने जो ये परसेंटेज निकाला है ये एकदम करेक्ट निकाला है। तो ये हमारा कॉलम बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही सेम हम काम करेंगे 17 से 18 ईयर के में, फिर काम करेंगे ऐसे ही 18 से 19 वाले ईयर में। तो चलिए 17 से 18 में 1100 है, 1500, 400, पहले इनको टोटल कर लो, 1100, ये हो गया आपका 0, ये 0, 5 और 4 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल को 1 2 3 भाई, इसका टोटल आ गया आपका 3000, ठीक है। अब इनका परसेंटेज कैसे निकालोगे, 1100, क्योंकि इसका निकालना है हमें 1100 का टोटल रखेंगे। अब यही वाला इसी कॉलम का 3000 इंटू में 100, काट दो, 2 0 से ये 2 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। तो 3 को आपको डिवाइड करना है कितने से, 110 से। तो 3 तिया 9, 3 6 18, 2 रह गया, पॉइंट लगा के 0, 3 6 18। अब आपने देखा 36.6 आया, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसमें हम 1 नंबर और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, ये इस तरीके से 37 आ जाएगा, ठीक है। तो सारी डिजिट आपको बिल्कुल ऐसे ही निकालनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये कितना आएगा 33, 17 और ये भी आएगा 33, ठीक है। कैसे, 1000 अपॉन में 3000 इंटू 100 करना, 500 अपॉन में 3000 इंटू 100 करना, 400 अपॉन में 3000 इंटू में 100 करना। तो ये आप चेक करना, ये निकलेगा। अब परसेंटेज इसका करके देख लेते हैं कि क्या ये सही है। वो कॉम्युलेटिव ऐड करके 37 सेम रहेगा,
37 में ये ऐड करो, 7 और 3 10, 3 3 6 और 1 7, 70। 70 में 17 ऐड करेंगे 87, 87 में 13 ऐड करेंगे तो भाई 100 आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब 18 से 19 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने नहीं लिखे थे, ये लिख लेते हैं। 1000, फिर थे 1200, 500 और 500। तो 500 और 500, 1000 1000 1000, 2000 3000, 3200 इसका क्या आ रहा है भाई, टोटल आ रहा है। कितना आ रहा है इसका टोटल, 3200। अब 3200 जब इसका टोटल आ रहा है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही सेम काम, ऊपर 1000 इसका परसेंटेज निकालना है, अपॉन में क्या रखेंगे, टोटल यानी कि 3200 इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 3 से वो 2 से काट के इसको या 4 से काट के छोटा कर दो, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0। ठीक है, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 4 को डिवाइड कर देते हैं भाई अब हम 1 2 5 से। तो 4 तिये 12, 5 उतारा, 4 एकम 4, 5 में से 4 गए 1, पॉइंट लगा के 0 लगाओ, 4 दूनी 8। तो कितना आया 31.2। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 2 है, यानी कि 5 से कम है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। हम क्या ले लेंगे, अपना नंबर 31 ले लेंगे। तो सेम आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है सारे नंबर्स के साथ। तो ये जो हमारे नंबर आएंगे, ये हो गया आपका 37 आएगा। ठीक है, ये 16 और ये भी 16 ही आएगा, क्योंकि ये नंबर सेम है तो ये भी सेम ही आएगा। अब ये टोटल करके देख लो कि क्या ये करेक्ट है। 31 सेम, इसमें ये ऐड करो, 7 और 1 8, 68 हो गया। 68 में 16 ऐड कर दो, 84, 84 में 16 ऐड करोगे 100। तो ये हमारी जो टेबल है ये कंप्लीट हमने कर ली है। अब इस टेबल को देखते हुए हमें अपने डायग्राम को बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है वो भी देखें। अब आप यहीं पे बनाती हूँ, मैं छोटा छोटा बनाऊँगी डायग्राम, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे बना रही हूँ इसको। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है भाई, हमेशा हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये 0 है। एक्स एक्सिस पे जो हम लेंगे वो ईयर लेंगे। ईयर कितने हैं आपके, 3 ईयर्स हैं। और यहाँ पे जो हम लेंगे वाई एक्सिस पे, वो आप लिखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लेंगे भाई हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो ये ईयर है, बिल्कुल इक्वल डिफरेंस पे हम अपना पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से हमने बिल्कुल इक्वल पॉइंट यहाँ 1 लगाया, दूसरा हमने यहाँ लगा लिया। भाई आप अपने स्केल से मेज़र करके लगाना। पहला कितना है ईयर, 16 से 17, अगला है 17 से 18, ऐसे ही लिखना है। अगला है 18 से 19। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे ध्यान रहे कौन से कॉलम्स को लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले में इस कॉम्युलेटिव को लेना है, इसमें भी इस कॉम्युलेटिव को लेना है, इसमें भी इस कॉम्युलेटिव को लेना है। बाकी कॉलम से अब आपको कोई मतलब नहीं है। जब ये इस ईयर का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ओनली आप कॉम्युलेटिव वाला कॉलम ही देखें, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 16 से 17 यहाँ हमने लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ नंबरिंग कैसे करें, कॉम्युलेटिव में आप देख रहे हो हाईएस्ट जो है सभी का जो सम है वो 100 है। तो मतलब आपको जो नंबर लेने हैं वो 100 तक लेने हैं, 100 से ऊपर नहीं जाना। तो अब आपका जैसा भी आपके पास स्पेस है तो आप 10 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, 0 के बाद 10 20 30 40 20 का भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे स्पेस कम है, मैं 20 का डिफरेंस ले लेती हूँ। 20 40 60 80 और ये हो गया 100।
कभी भी ध्यान रहे, हर वीडियो में बता रही हूँ मैं आपको, ऐसा मत करना यहाँ 0 के बाद 20 लिख दिया, यहाँ 30 लिख दिया, वो गलत होगा। क्यों? पहला डिफरेंस आपने 20 का दिखाया और इतना ही डिफरेंस आपने 10 का दिखाया, यानी कि 30 लिखा है तो 10 का दिखाया, तो वो गलत है। क्योंकि जितना डिफरेंस हम स्टार्टिंग में लेते हैं उतना ही हम आगे शो करते हैं। तो ये हमने यहाँ का भी रेडी कर दिया, यहाँ का भी हो गया। अब 16 से 17 ईयर में आ जाओ कॉम्युलेटिव वाले कॉलम में, कि टोटल ये कह रहा है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ सभी का जो सम है वो टोटल कितना है? 100 है। तो पहले पूरा हम 100 बना देंगे। जैसे जिसने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने एक डायग्राम बनाया था, उप विभाजित दंड आरेख, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, उसमें बिल्कुल वैसे ही काम किया था जैसा हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पे ये 100 है ना टोटल, तो आपको पहले थोड़ा सा हमेशा बताती हुई चलती हूँ मैं कि डिफरेंस ज़रूर लेना है, 0 से टच नहीं करना है। तो 0 से टच हमने नहीं करा, ठीक है, और टोटल कितना है? 100 है। तो भाई ये देखो मैंने पूरा 100 बना दिया, क्योंकि ये पूरा 100 था ना, तो मैंने पूरा ये 100 बना दिया। ठीक है, समझते जाओ कैसे। अब 100 बना दिया। अब लेकिन मुझे दिखाना अलग अलग है कि आर्ट्स का जो है वो 44 है परसेंटेज, साइंस का 74 तक। कैसे? आर्ट्स का 44 है, पहले इसको समझो। 44 कहाँ आएगा? देखो भाई अंदाजे से लगा देती हूँ, 40 और 60 के बीच वाला पॉइंट क्या होगा? 50। 50 और 40 के बीच वाला पॉइंट होगा 44, और 44 से हल्का सा कम हो जाएगा 45 से हल्का सा कम 44। तो ये मैंने बना दिया भाई 44। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो ये बॉक्स बना ये कितने का बन गया? 44, जो कि क्या दिखा रहा है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स कितने हैं? 44। आगे कह रहा था कि साइंस के स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना है? 30 है। परसेंटेज कितना है? 30। लेकिन अब हम 30 कैसे बनाएंगे? यानी कि ऊपर 30 पे और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो 30 पे लाइन ड्रॉ करने के लिए 44 में 30 ऐड किया, यानी कि 74। तो पहले आप 74 देखो कहाँ आएगा। 60 और 80 के बीच में कितना होता है? 70। 70 और 60 के बीच का कितना होगा? 65। यहाँ पे ऊपर चले जाओ, क्योंकि ये 70 है, 74 थोड़ा यहाँ पे ऊपर ही आएगा। भाई ये मैंने बना दिया 74। लेकिन जो ये डिफरेंस बचा है ये 30 का बचा है। ये डिफरेंस कितने का बचा है स्टूडेंट्स? 30। समझ आया होगा? पहला था ये 44, फिर बनाना था कि साइंस के बच्चे कितने हैं? 30 का था। तो ये हमने 30 कैसे बना पाएंगे कि 44 था पहले से ही, 30 और ऐड किया, तो हमें पता चल गया कि हमें 74 पे लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन जो ये गैप, जो ये बॉक्स बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो 30 का ही बन गया। अब 74 में 15 ऐड किया तो कितना आया था? 89। तो पहले आप 89 पे लाइन ड्रॉ करें। 100 और 80 के बीच का होता है 90, और 90 से थोड़ा सा कम हो गया 89। भाई ये मैंने बना दिया 89। 89 पे लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन 89 पे लाइन तो ड्रॉ किया, लेकिन जो ये बना है बॉक्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का, ये कितने का बन गया? 15 का बन गया। और लास्ट अपने आप ही ये कितने का बच गया भाई? 11 का बच गया। आया समझ में सभी को? ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना समझ आ रहा है। अगर और नहीं भी आ रहा, कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। अब सेम 17 से 18 ईयर का भी ड्रॉ करेंगे भाई। जितना गैप हमने यहाँ छोड़ा है उतना ही गैप आपको यहाँ छोड़ना है, और सेम गैप छोड़ते हुए इसको भी हम पूरा का पूरा कितना बना लेंगे स्टूडेंट्स? 100 का बना लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कॉम्युलेटिव जो है टोटल कितना है? 100, तो 100 ही बनेगा। 100 हमने बना लिया है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? जितना गैप यहाँ छोड़ा है उतना यहाँ पे छोड़ना है, जितनी चौड़ाई इसकी ली है उतनी ही चौड़ाई इसकी लेनी है। ऐसे अगर आगे वाले ईयर में देखें हम तो भी ऐसे ही करना है। जितना गैप इन दोनों में छोड़ा है उतना यहाँ छोड़ना है, और जितनी चौड़ाई इन दोनों की ली है उतनी ही चौड़ाई इसकी भी लेनी है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ इस वाले ईयर को। ठीक है, ये था आपका ईयर 16 से 17, ये था आपका 17 से 18, और ये था आपका 18 से 19। ठीक है, अब इस वाले का मैं बना देती हूँ, इसका आपको अपने आप बनाना है। इसमें ये देखिए सबसे पहले है आपका 100।
तो अब हम क्या करेंगे, 17 से 18 में हमने क्या किया, पूरा 100 ड्रॉ कर लिया। अब जिस पे राइट लगा है उसी को देखें। सबसे पहले है 37, 37 पे लाइन ड्रॉ करें। 20 और 40 के बीच में होता है 30, 30 और 40 के बीच में होता है 35, 35 से थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 37 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 37 क्या हो गया, आर्ट्स के बच्चे इस ईयर में। अब 37 के बाद 33 था नंबर, साइंस के बच्चे कितने हैं, 33। 33 कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 37 में 33 ऐड किया तो 70 आया। तो एग्जैक्टली 70 यहाँ पे है, 60 और 80 के बीच वाला पॉइंट क्या है, 70। तो 70 पे जब मैंने लाइन ड्रॉ की तो जो ये गैप है ये अपने आप ही 33 का बन गया। फिर 70 में 17 ऐड किया, कितना आया, 87। 87 पे लाइन ड्रॉ करें। 80 और 100 के बीच में कितना होता है, 90। 90 से थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ठीक है, 87 है ना आपका ये 7, हाँ 87। तो 87 हो गया, 80 और 100 के बीच में कितना हो गया, 90। 90 से थोड़ा सा कम। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 17। और जो ये गैप बचा ये अपने आप ही कितने का बच गया, 13 का। नहीं भी समझ आएगा तो वीडियो रोक रोक के दोबारा देखें कि कैसे कैसे पॉइंट मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और ये जो थर्ड वाला है, इस वाले कॉम्युलेटिव को ऐसे देखते हुए पहले 31 पे लाइन ड्रॉ करना, फिर 68 पे लाइन ड्रॉ करना, तो वो गैप अपने आप ही ये बच जाएगा। तो ऐसे करते हुए ये वाले इस ईयर का आपको अपने आप बनाना है। उसके बाद फिर अब हमें यहाँ पे ये एक जैसे ना दिखें, अलग अलग दिखाने के लिए इनको ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेडेड कर देंगे, यहाँ पे हम कुछ क्रॉस करके दिखा देंगे, यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से दिखा देंगे। फिर आपको यहाँ पे इस बॉक्स में बता भी देना है कि कौन सी चीज़ को क्या दिखा रहा है। जैसे हमने बताया कि जो ये ब्लैंक वाला जो कॉलम है ये कौन से स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, आर्ट्स। फिर हम बताएंगे कि हमने एक कॉलम में ऐसे शेड किया हुआ है, ये दिखा रहा है कॉमर्स के बच्चों को, सॉरी साइंस लिखा है। फिर एक बॉक्स और है, वो क्रॉस वाला है, किसको दिखा रहा है, कॉमर्स के बच्चों को। फिर एक और कॉलम है ऐसे वाला जो दिखा रहा है लॉ के स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। अब ये आपका पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट हुआ, प्रतिशत दंड आरेख। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को देखते हुए ऐसे आपको एक टेबल रेडी करनी है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले अपने पॉइंट पे आ गए हैं, विचलन दंड आरेख। ओके, तो विचलन दंड आरेख हम अच्छे से समझते हैं, इसको रफ कर लेते हैं और फिर मैं आपको ये बताती हूँ विचलन दंड आरेख क्या होता है। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना विचलन दंड आरेख। प्रतिशत हम कंप्लीट कर चुके हैं। विचलन दंड आरेख क्या होता है, विचलन दंड आरेख का प्रयोग समय तथा स्थिति से संबंधित चरों के शुद्ध विचलन को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, शुद्ध विचलन का मतलब होता है थोड़ा सा हम इसमें सॉल्यूशन करके जो एग्जैक्टली जो डिजिट होती है, एग्जैक्टली जो माप होता है, उसको हम डायग्राम पर शो करते हैं, तो वो होता है विचलन दंड आरेख। अभी आप समझ जाएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, इसको भी हम तभी समझेंगे जब हम पहले एक डायग्राम इसका रेडी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए विचलन दंड आरेख के लिए आपको एक ये क्वेश्चन दिया गया है, ये ईयर्स हैं, यहाँ बिक्री बताई है या लागत। आप समझते होंगे बिक्री क्या है, लागत क्या है। लागत का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बनाने में जो हमारा खर्चा आया है वो हमारी लागत होती है, और बिक्री का मतलब हमने किस प्राइस पे, कितने रुपए पे हमने सेल किया है, वो हमारी बिक्री हुई है, वो हमारी सेल हुई है।
अब आपको ये भी पता होगा, जब ये कोई मार्कर है, इसको बनाने में अगर 20 रुपये खर्च हो रहे हैं तो हम हमेशा इसको ज़्यादा पे ही बेचेंगे। 20 के बाद हम इसको 25 रुपये का बेचेंगे या 30 का बेचेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे आपको कि जो लागत होती है वो कम होती है और बिक्री का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होगा, तो ही हमें प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर इसको बनाने में 20 रुपये खर्च हो रहे हैं और ये बिक रहा है 15 रुपये का, तो हमें 5 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 15, 16, 17, 18, 19, इस तरीके से ये ईयर है। तो अब ये अलग अलग ईयर, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन भी करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले आपको एग्जैक्टली ये जैसे दे रखा है सेम ईयर लिखने हैं, बिक्री लिखनी है, लागत लिखनी है। मैं अलग से टेबल नहीं बना रही हूँ, मैं यहीं पे ही सॉल्व कर दे रही हूँ। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, दोनों का अंतर। ठीक है, दोनों का हम अंतर निकालेंगे, इन द सेंस डिफरेंस निकालेंगे कि हम ये, आप भी ऐसे ही करना, ये टेबल दी होगी, आप अलग से जब सॉल्यूशन करोगे एग्जाम में, ईयर का कॉलम बनाना, डायरेक्टली वो मत बनाना, पहले ईयर का कॉलम बनाना, फिर बिक्री का बनाना, फिर लागत का बनाना, फिर आप डिफरेंस का कॉलम निकाल के दिखाना कि भाई बिक्री हुई 120 की, खर्च हुए 100 रुपये, तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कितने रुपए का, 20 का। तो जब फ़ायदा है तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, नुकसान हो रहा है तो उस डिजिट को हम माइनस में लिखेंगे। बिक्री हुई 140 की, खर्च हुए 150 रुपये, तो 10 रुपये हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये डिजिट जाएगी माइनस में, -10। 150 की बिक्री हुई, खर्च हुए 120, तो फ़ायदा हो रहा है 30 का। बिक्री हुई 220 की, खर्च हुए 240, तो 20 का लॉस हो रहा है माइनस में। 300 की बिक्री हुई, खर्च कितने हुए 280, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। अब इसी टेबल को देखते हुए हम अपना डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले ये ईयर कहाँ से स्टार्ट थे आपके, 2015 से, है ना। तो 2015 से ये देखिए कैसे बनाएंगे, आपने ऐसे लिया। ओके, अब आप इसमें देख रहे हैं कुछ डिजिट प्लस में है, कुछ माइनस में है, तो हमें ये ऐसे बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपको पता होगा ये वाई एक्सिस होता है, और इसके नीचे जो हो जाएगा तो वो वाई डैश हो जाता है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ज़ीरो। और आपको पता है ऊपर जब नंबर हम लिखते हैं तो वो प्लस में होते हैं, नीचे नंबर लिखते हैं तो वो माइनस में होते हैं। यहाँ पर हमें ईयर लेने हैं, यानी कि वर्ष लेने हैं। तो ईयर 2015 था, इक्वल डिफरेंस पे आप टिक कर लीजिए। 2015, 16, 17, 18 और ये 19। अभी मैं ईयर लिख नहीं रही हूँ, मैंने सिर्फ क्या किया है, अलग अलग इनके निशान लगा लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 2015 यहाँ का ईयर है, 16, 17, 18, 19। अब हमें बिक्री और लागत का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे दिखाना है। तो जो पॉजिटिव चीज़ होगी वो ऊपर जाएगी, जो नेगेटिव चीज़ होगी वो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कितने कितने का आपको डिफरेंस लेना है वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम 30 गया है प्लस में, और माइनस में कितना गया, 20। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 का ज़्यादा हो जाएगा, 10 का ही ले लेते हैं। 0 के बाद ये हो गया 10, 20, 30। ऊपर प्लस में हो गए 10, 20, 30, नीचे माइनस में हो गया 10, 20, 30। ठीक है, क्योंकि प्लस वाले ऊपर होते हैं, नीचे माइनस वाले होते हैं, तो ऊपर भी 30 तक लिख लिया, नीचे भी 30 तक लिख लिया। अब हमने देखा कि जो ये ईयर था 2015 में हमें प्रॉफिट हुआ 20 का, तो जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कितने का हुआ है, 20 का, तो 20 तक बना लीजिए। यहाँ 0 से टच नहीं करना है, 0 से गैप लेके चलना है, और ये मैंने बना दिया 20 का।
अब आप यहाँ लिख सकते हैं 2015, नीचे ना लिखें क्योंकि ये नीचे भी बनेंगे, तो मैं इस ई के ऊपर लिख देती हूँ कि ये ईयर था 2015। 2016 में हमें लॉस हुआ था कितने का, 10 का, तो 2016 वाला ये ईयर था और 10 का लॉस हुआ है, तो लॉस को हम नीचे की तरफ दिखाएंगे। जितना गैप यहाँ छोड़ा है उतना ही गैप इसके बीच में भी छोड़ना है, पता चल गया होगा, अब तो कई डायग्राम बना चुके हैं। और 10 तक ले लो, ये हो गया, ठीक है भाई। जितना गैप ये है उतना ही हर किसी के बीच में गैप रहेगा। जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी ही चौड़ाई इसकी रहेगी। ये ऊपर इसलिए बना क्योंकि प्लस में था, ये माइनस में इसलिए क्योंकि माइनस में है, इसलिए नीचे है। 2017 में भी प्रॉफिट हुआ है 30 का, तो 17 में 30 का प्रॉफिट है तो ऊपर बनेगा। पहले गैप छोड़ दो, जितना भी हम छोड़ते हैं हर बार, कम ज़्यादा मेरा हो सकता है, आप स्केल से बनाना अच्छे से। 30, फिर -20, यहाँ 30 ना लिख के ईयर लिख दें 2017। 2018 में फिर लॉस है 20 का, तो 20 का यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा, ये बन गया 2018 में। और 2019 में 20 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट जो है ऊपर की तरफ आ गया इस तरीके से। 2019 अमाउंट भी लिख सकते हैं आप, ये 20 था, ये -10 था, 30 -20 और ये 20। तो इस तरीके से भाई ये वाला हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसकी जो थ्योरी थी वो अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। देखिए क्या बोल रहा था उसमें, यहाँ पर ये कह रहा था कि विचलन दंड आरेख का प्रयोग, जो भी आपका टाइम पीरियड है, हमने जैसे वो लिया समय 2015-16, जो भी सिचुएशन थी उस समय कितनी बिक्री हुई, कितनी लागत, उनसे संबंधित जो भी चर थे उनके हमने शुद्ध विचलन को, जो दिया हुआ है वो नहीं, हमने निकाल के जो एग्जैक्टली मेजरमेंट है उसको हमने प्रकट किया। अब ये कह रहा है वे दंड जो धनात्मक विचलन को बताते हैं वो आधार रेखा के ऊपर, धनात्मक मतलब जो पॉजिटिव है वो ये आधार रेखा है, एक्स एक्सिस क्या है, आधार रेखा, तो आधार रेखा के वो ऊपर बनते हैं। जो नेगेटिव हैं, जो डिजिट्स नेगेटिव में आई थी वो आधार रेखा से कहाँ बनते हैं, नीचे की तरफ बनते हैं। तो ये दंड आधार आरेख विचलनों की मात्रा और दिशा दोनों को दिखाते हैं, मतलब क्वांटिटी को भी दिखा रहे हैं 10, 20, 30, और दिशा डायरेक्शन को भी दिखा रहे हैं कि ये ऊपर है या फिर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी थी, ये इसका आपका डायग्राम हो गया कि जिस तरीके से एग्ज़ाम में ऐसे होगा तो पहले आपको कॉलम निकाल के डिफरेंस लेना है, उसके बाद जो प्लस हैं वो ऊपर दिखाएं, जो माइनस हैं उनको हम नीचे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट नंबर 5 अपना कंप्लीट किया, विचलन दंड आरेख। एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है खंडित दंड चित्र। चलिए देखिए, अब ये खंडित दंड चित्र वो हमने रफ कर लिया है पूरा। ठीक है, यहाँ पर खंडित दंड चित्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ब्रोकन बार डायग्राम। ब्रोकन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई एक अमाउंट कुछ बहुत ज़्यादा कम या अधिक हो सकता है, तो उस अमाउंट को हम ब्रेक कर देते हैं, इसलिए इसको बोला है खंडित दंड चित्र। इस चित्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चर का मूल्य अन्य की तुलना में अधिक या कम होता है। तो श्रेणी के छोटे दंडों के लिए स्थान अर्जित करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो बड़ा दंड होता है, जो बार डायग्राम हम बना रहे हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं और प्रत्येक दंड के मूल्य को दंड के शीर्ष पर लिखा जाता है। देखिए क्या समझे इसमें, जैसे एक खंडित दंड चित्र में आप देखेंगे स्कूल हैं, ये बताया ABCDE 5 स्कूल हैं, उनमें विद्यार्थियों की संख्या बताई, A में 700 है, B में 9, अब C में बहुत ज़्यादा है 3000, D में 800, E में 500। अब ये लगभग एक जैसे हैं, 700, 900, 800, ये एक दूसरे के करीब करीब हैं, लेकिन ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस अमाउंट को हम क्या कर, इस जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हम ये बनाएंगे इसको हम ब्रेक कर देंगे, इसलिए उसको बोला गया है खंडित दंड चित्र। अब कैसे ब्रेक करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ डायग्राम बना के, फिर इसकी एक बार डेफिनेशन दोबारा से रीड करेंगे। देखिए
सेम वही चीज़ है, डायग्राम पूरा वैसे ही बनेगा जो हमने सबसे पहला बनाया था। कौन सा? सरल दंड आरेख, वैसे ही बनाना है। ये हो गया। नीचे यहाँ पे क्या था? स्कूल थे। यहाँ पे क्या थी? विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे। विद्यार्थियों की संख्या कितनी, सॉरी स्कूल कितने थे? 5। तो इक्वल डिस्टेंस पे मैं निशान लगा लेती हूँ 5 स्कूलों के, A B C D E, 5 स्कूल हो गए। ठीक है, अब हमें इस अमाउंट को, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या के अमाउंट को यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखने के लिए आपको पता होगा हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर कहाँ तक जा रहा है। तो ये तो छोड़ दो आप, 3000, इसे तो हम ब्रेक करेंगे। बाकी नंबर 700, 900, 800, 500, मतलब हाईएस्ट नंबर है 900 और सबसे कम नंबर है 500। तो हम 200 का डिफरेंस लेके लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ से हमने 200 का डिफरेंस लिया, 200, फिर ये हो गया 400, 600, 800 और हाईएस्ट 900 था, हम यहाँ पे 200 का ले रहे हैं तो हमारा 1000 तक लिख लेंगे। इसको हम ब्रेक करेंगे, वो कैसे करेंगे अभी बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले ए स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 700। जैसे बनाते थे वैसे बना दो। 700 600 और 800 के बीच का होता है और आपको पता होगा 0 से टच नहीं करना है, कुछ गैप छोड़ना है। ठीक है, गैप छोड़ते हुए मैंने बना दिया है कि ए स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 700 है, बी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 900 है। तो जैसे मैंने गैप यहाँ छोड़ा है उतना ही गैप यहाँ छोड़ते हुए बी स्कूल ये हो गया भाई 900। ठीक है, बी का भी हमने आराम से बना दिया 900। अब आती है सी स्कूल की बारी। सी स्कूल में जो है वो कितने हैं? सी स्कूल में है भाई 3000। अब 3000 को हमें ब्रेक कैसे करना होगा? हमने हाईएस्ट नंबर 1000 तक लिया है, तो पहले आप 1000 तक दिखा दो। वही सेम चीज़, गैप छोड़ना है और सभी की चौड़ाई एक जैसी रहनी चाहिए। ठीक है, सभी की चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो देखिए, अब सी में मैंने यहाँ पे 1000 तक बना दिया। अब 2000 और बचा, तो उसको हम ब्रेक करके थोड़ा सा यहाँ पे हम गैप लेके और इसका एक अलग से ऐसे फिर बॉक्स बना देंगे, तो ये ब्रेक हो गया। और अब आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 3000। ठीक है, तो उसी को बोला गया है खंडित दंड चित्र। तो जो अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको ऐसे ब्रेक कर देना। जहाँ तक हाईएस्ट नंबर तक आपने लिया है वो हमने वहाँ तक तो बना दिया 1000। अब ये बीच में हम ऐसे, अगर आप इसको जोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा, जोड़ना नहीं है क्योंकि हमारे पास नंबर 1000 तक ही थे हमारे पास। ठीक है, तो हमने ब्रेक कर दिया और फिर हमने ऊपर और बना दिया, तो ये हो गया आपका 3000। अब बाकी आगे वैसे ही है। डी में है 800, तो 800 आपका ये रहा। लाइन भाई बिल्कुल स्ट्रेट बनाना, चौड़ाई एक जैसी रखना। ठीक है, 800 एंड लास्ट है आपका ई स्कूल में कितने हैं? 500। मैं स्पीड में भी बना रही हूँ, फ्री हैंड भी बना रही हूँ, इसलिए लाइन टेढ़ी हो रही है, आपको अच्छे से बनाना है। ये हो गया 500। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ, तो जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन बार डायग्राम, यानी कि खंडित दंड चित्र। अब आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि यहाँ पर यही कह रहा था कि हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा दंड होता है उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। प्रत्येक दंड के मूल्य को, हर दंड का जो मूल्य था 700 900, उसके दंड के शीर्ष पर, मतलब दंड के ऊपर लिखा जाता है, ये कहा गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसका 6 पार्ट, वो 6 इसके वो थे प्रकार। क्वेश्चन था दंड आरेख के प्रकार, तो 6 हमने इसके प्रकार कर लिए। पहला जो प्रकार था सरल दंड आरेख, पार्ट 1 में था। पार्ट 2 में हमने 2 किए, बहुगुणी दंड आरेख और उपविभाजित दंड आरेख, और बाकी जो 3 थे प्रतिशत दंड आरेख,
खंडित दंड आरेख, और इससे पहले अभी हमने एक और किया था जिसमें शुद्ध विचलन को दर्शाया जाता है, यानी कि विचलन दंड आरेख, ये हमने इसमें किया है। आपको इस चैप्टर का एक पार्ट और मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे वृत्तीय आरेख के बारे में, कि वृत्तीय आरेख क्या होता है, कैसे बनता है, क्योंकि इससे टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।